हेलो दोस्तों, मैं अंकित वर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नए सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है उसके बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि रुदोषम प्रक्रिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, रुदोषम प्रक्रिया जो होती है वो इस प्रकार होती है कि कोई प्रक्रम जो होता है उसमें ऊष्मा का क्या ना हो, किसी प्रकार का विनिमय ना हो, यानी ना तो उसके अंदर ताप में वृद्धि हो, ना ही किसी प्रकार का क्या हो, ताप में कमी हो। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, ऊष्मा रुदोषम प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे डेफिनेशन के तौर पर हम किस प्रकार लिखने वाले हैं, तो देखिए कि रुदोषम प्रक्रिया इस प्रकार के प्रक्रम में, यानी रुदोषम प्रक्रिया जो है इस प्रकार के प्रक्रम में अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। यानी रुदोषम प्रक्रिया जो है तो इस प्रकार के प्रक्रम में पारिपार्श्विक से अपने पारिपार्श्विक, अगर इस प्रकार का कोई प्रक्रम होता है तो उसमें पारिपार्श्विक यानी आसपास से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है दोस्तों। एक बात तो ये होगी। तो इसमें क्या होगा भाई, इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है यदि क्या हो, यदि प्रक्रम दोस्तों प्रक्रम जो है वो ऊष्माक्षेपी होता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो क्या होगा भाई, ताप में वृद्धि, और ऊष्माशोषी होगा तो ताप में कमी। ताप में वृद्धि होती है और यदि प्रक्रम क्या हो दोस्तों, ऊष्माशोषी, यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है तो ताप में कमी हो जाती है, ताप में कमी हो जाती है दोस्तों। यदि हम ऊष्मा को Q से व्यक्त करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग डेल Q बराबर क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का विनिमय ऊर्जा का, ऊष्मा का नहीं करता है रुदोषम प्रक्रम। तभी क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्रक्रम जो है वो किसी प्रकार की ऊर्जा, ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है तो क्या कहलाता है, उस रुदोषम प्रक्रिया कहलाती है ये दोस्तों। तो दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए कि इस प्रकार के प्रक्रम में क्या होता है, पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, यानी कि डेल Q बराबर 0 होगा। ठीक है, इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है। संभव कब होगा कि यदि क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप में वृद्धि हो जाएगी और ऊष्माशोषी हुआ तो ताप में कमी हो जाएगी, परंतु ये पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय करता नहीं है। तो डेल Q बराबर, यानी कि ऊर्जा जो है Q2, ऊष्मा जो है वो Q2 माइनस Q1 यानी डेल Q हो जाएगी। यानी इनका दोनों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, यानी कि ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, ये हमें दर्शाता है दोस्तों। इसके बारे में देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि लैम्बर्ट बियर का नियम जो है वो क्या होता है, क्या है। आपको मैंने पिछले एग्ज़ाम यानी केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर था उसमें भी मैंने ये नियम करवाया हुआ है।
अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पर हम इसका जो नॉर्मल नियम है वो पढ़ लेते हैं कि लैम्बर्ट बियर नियम, इसे बियर का नियम भी बोला जाता है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बियर का नियम लिखिए या लैम्बर्ट बियर का नियम लिखिए। तो इसके बारे में व्याख्या करने के बारे में आ जाए तो आप देखिए दोस्तों, क्या होता है लैम्बर्ट बियर का नियम। इस नियम के अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग, कौन सा भाग दोस्तों? अवशोषित, यानी एक हमारे पास ऐसा कोई विलयन है जो अवशोषक का कार्य करता है, उसमें हमने एक वर्णी जो है वो प्रकाश एक पुंज डाला है हमने। तो ये जो क्षेत्र है इसको हमने x मान लिया, इसकी सांद्रता c मान ली हमने, और इसकी सांद्रता c मान ली, इसकी जो सांद्रता c मान ली, और x यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। आपतित किरण ये हो गई, प्रकाश की आपतित विकिरण ये होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय करता है वो इसकी तीव्रता के समानुपाती होता है दोस्तों। तो देखिए हम किस प्रकार इसको करते हैं। तो अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए, तय हमने कितना इसमें x किया ना, तो तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या आ गया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको वहाँ पर सांद्रता करवाई है, तो एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें, विलयन की सांद्रता ही होती है, ठीक है। तो संख्या के क्या होता है दोस्तों, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी A बराबर A समानुपाती होता है Cx के। C सांद्रता हो गया, x यहाँ पर हो गया इसका जो किरण ने उस विलयन में से जितनी दूरी तय की है वो दूरी हो जाती है दोस्तों x, ठीक है। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है, उसे हमने क्या ले लिया दोस्तों, एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन Cx। ये हमारा हो गया लैम्बर्ट बियर का नियम। तो इसके बाद में हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है कि हेनरी नियम स्थिरांक क्या है, उसके बारे में भी बताना है दोस्तों। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको पता है, हेनरी नियम के अनुसार m बराबर kp होता है, तो k यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, स्थिरांक के बारे में। तो हेनरी नियम में स्थिर ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा व दाब में संबंध को दर्शाने के लिए समानुपाती स्थिरांक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि m बराबर क्या होता है, kp,
ठीक है दोस्तों, तो ये के हो गया हेनरी स्थिरांक। यहाँ पर क्या हो गया, के बराबर हेनरी स्थिरांक, और एम यहाँ पर हो गया विलायक में घुली हुई गैस, विलायक में घुली गैस एम हो गया। ठीक है दोस्तों, और पी यहाँ पर क्या है दोस्तों, दाब। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ करवाई है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ करवाया हुआ है दोस्तों। विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा क्या हो गई, एम। दाब में संबंध को दर्शाने के लिए समानुपाती स्थिरांक का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया दाब और गैस में घुली हुई जो मात्रा है, घुली हुई गैस विलायक के अंदर के आयतन में जो गैस घुली हुई है उसकी मात्रा कितनी होगी, एम होगी। और पी जो है वो कौन सा है दोस्तों, दाब है। इन दोनों का संबंध हो गया। तो इनको दर्शाने के लिए एक क्या हमारे पास क्या किसकी आवश्यकता होगी, स्थिरांक की आवश्यकता होगी, जिसे हमने क्या बोल दिया अभी, समानुपाती स्थिरांक या हेनरी नियम स्थिरांक बोल दिया है दोस्तों। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक किसे कहते हैं। ये हमसे पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में, तो हमें देखिए कि किसी विलयन में विद्युत धारा, किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है, किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है वह आयनों के द्वारा, आयनों की गतिशीलता किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है वह किसके द्वारा दोस्तों, आयनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और एक आयन के द्वारा जो विद्युत, एक आयन के द्वारा जो विद्युत की मात्रा ले जाई जाती है वह उस आयन की गति के समानुपाती होता है, गति के समानुपाती होती है। ये हो गया दोस्तों अभिगमनांक। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम किस प्रकार दर्शाते हैं। माना एक बार हमने क्या मान लिया कि यदि हमारे पास धनायन जो है, हमने धनायन को क्या मान लिया दोस्तों, U प्लस मान लिया, और ऋणायन माना धनायन U प्लस है और ऋणायन क्या है, U माइनस है दोस्तों। तो धनायन का अभिगमनांक अगर पूछ लिया जाए क्या दोस्तों, कि धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन का T प्लस हो जाएगा, बराबर क्या होगा दोस्तों, धनायन का अगर करेंगे तो धनायन द्वारा ले जाने वाली धारा होगी। यानी हमने धारा क्या ली है, U प्लस, धनायन के द्वारा U प्लस धारा ले जाई जाती है, और ऋणायन के द्वारा U माइनस। तो धनायन द्वारा ले जाई गई U प्लस हो गई धारा, बटे में कुल धारा जितनी, यानी कुल धारा हमारे पास धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा होती है, तो U प्लस प्लस में U माइनस। ये हो गई धनायन के द्वारा, धनायन का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया दोस्तों। अगर
पूछ लिया जाए कि ऋणायन का अभिगमनांक, ऋणायन का टी माइनस हो जाएगा दोस्तों, टी माइनस हो जाएगा। तो हमें अगर किसका दोस्तों, जब हमने धनायन का अभिगमनांक निकाला तो हमने क्या किया था, भाई धनायन द्वारा विद्युत धारा जितनी ले जाएगी थी उसको हमने ऊपर रखा था। तो इसमें क्या होगा, ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा U माइनस हो जाएगी और बटे में कुल धारा यानी U प्लस और U माइनस, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो टोटल जो है दोस्तों T प्लस और प्लस में T माइनस, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर जो धनायन के द्वारा और ऋणायन के द्वारा जो प्राप्त होता है उनका मान हमेशा एक होता है दोस्तों। देखिए कैसे होता है, इस T प्लस को मैं ऐड कर देता हूँ U प्लस बटे में U प्लस प्लस में U माइनस, प्लस के अंदर U माइनस बटे में U प्लस प्लस में U माइनस। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो गया U प्लस प्लस में U माइनस, और यहाँ पर आ गया U प्लस और प्लस के अंदर U माइनस, ये कैंसिल हो गया, आ जाता है दोस्तों एक आ जाता है। यानी इसका जो टोटल कुल अभिगमनांक जो होता है धनायन और ऋणायन का हम योग करते हैं तो हमारे पास आंसर एक आता है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है दोस्तों कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो अगर आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझना है दोस्तों। तो आपको डायरेक्ट वैसे आपको याद कर देना, आप फिर भी अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो K बराबर 1 में रो आप याद रखना, इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हो और इससे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसका आंसर भी लिख सकते हो। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, K बराबर 1 में रो होती है। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखते हैं, तो विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघट्य, विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेमी, एक घन सेमी विलयन, यानी एक हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, तो उसमें से यानी 1 सेंटीमीटर इधर से, यानी 1 सेंटीमीटर का छोटा बॉक्स है जो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो कितनी है दोस्तों 1 सेंटीमीटर है, तो 1 घन सेंटीमीटर हो गया। तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकता कहते हैं दोस्तों, चालकत्व को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जिसे वैसे तो हम इसे कप्पा से बोलते हैं दोस्तों, इस प्रकार इसे लिखा जाता है कप्पा से। ये हमने एक बार ये थोड़ी तिरछी सी लाइन खींचनी है इसको, और इसको इस प्रकार हमें दर्शाना है दोस्तों। कप्पा से बोला जाता है विशिष्ट चालकता को, तो जिसे कप्पा द्वारा व्यक्त किया जाता है, और जहां पर कप्पा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 में रो होता है। तो कप्पा क्या हो गई, विशिष्ट चालकता हो गई दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं वे सेल दोस्तों जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं दोस्तों। तो वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है अथवा
विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रिया की जाती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि विलगित तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिखिएगा आप कि ऐसे तंत्र की अपने पारिपार्श्विक के साथ कोई अंतरक्रिया नहीं होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसकी परिसीमा में से न तो ऊर्जा गुजर सकती है और न ही द्रव्य का मतलब गैस, द्रव और ठोस हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि थर्मस जो होता है, चाय का जो थर्मस होता है उसमें हम चाय डाल देते हैं तो वो चाय गर्म रहती है, तो ये विलगित तंत्र का एक उदाहरण है दोस्तों। ऐसे तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक यानी जो जिसमें जैसे चाय हमने डाली है तो उसका बाहर के का जो पदार्थ हो गया वो क्या होगा दोस्तों, उसका पारिपार्श्विक के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं करता है, यानी उससे ना तो उससे अंदर क्या है भी जो ऊर्जा का अंदर प्रवाह होगा या बाहर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विलगित तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर कूलर, जैसे हमारे पास जो थर्मस हो गया और पानी ठंडा रखने का जो हमारे पास एक डिब्बा होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये विलगित तंत्र है। इसके बाद में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम जो है दोस्तों, इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यद्यपि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि आपको इसे क्या बोल सकते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं दोस्तों। यानी कि ऊर्जा जो है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, उसे हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा को हमने किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में चेंज करना यानी सेल के तौर पर, और विद्युत ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हमने विद्युत ऊर्जा से पंखा चलाया तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम उसे परिवर्तन कर दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार के अभी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है
तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि अवस्था फलन एवं पथ फलन के बारे में बताइए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवस्था फलन व पथ फलन को बताइए। तो अवस्था फलन वे अवस्था चर जिन्हें केवल तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जाता है और जो उस पथ पर निर्भर न करे, यानी ऐसे फलन जिन्हें केवल प्रारंभिक जो तंत्र हमारे पास सिस्टम जो होता है उसके प्रारंभिक व अंतिम अवस्था से ही क्या हो दोस्तों ज्ञात किया जा सकता है, उनकी अवस्था चरों का मान जो है वो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु वो क्या ना करे दोस्तों, उस पथ पर निर्भर ना करे जिस पथ पर वो कार्य करता है या गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अवस्था फलन कहते हैं। उस पथ पर निर्भर न करते हो जिस पर जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, इसे दोस्तों अवस्था फलन कहते हैं। उसे अवस्था फलन कहते हो। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पथ फलन क्या होगा, जो क्या हो भी इस पर निर्भर करता हो अथवा जो उस पथ पर निर्भर करता है, जो उस पथ पर निर्भर करता हो वह पथ फलन कहलाता है दोस्तों। यानी जो उस के प्रारंभिक अथवा अंतिम अवस्था जो है उसके यानी तंत्र जो है वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर पथ पर निर्भर करता है तो क्या कहलाएगा, पथ फलन, और पथ पर निर्भर नहीं करता है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, अवस्था फलन कहलाएगा। तो बफर विलियन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि बफर विलियन किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि बफर विलियन किसे कहते हैं, यानी हर साल आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, आपसे हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया हो। तो बफर विलियन किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे विलियन दोस्तों जो क्या हो, जिनमें अम्ल व क्षार की
थोड़ी मात्रा जिसमें अम्ल व क्या दोस्तों, जिसमें अम्ल, ऐसे विलयन जिनमें अम्ल व क्षार की थोड़ी मात्रा की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, थोड़ी मात्रा मिला दी जाए तो उनकी पीएच में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। इनका एक नाम और होता है दोस्तों, इन्हें बफर विलयन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब इनमें अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो इनकी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, तो अगर ये क्या हुई, उनके पीएच मान में परिवर्तन नहीं हो, यानी ये क्या करते हैं, पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं दोस्तों। ये ऐसे विलयन पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं दोस्तों। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? बफर विलयन कहलाते हैं। तो और ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।